नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है अक्टूबर 5, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो नोबेल प्राइज़ 2023 केमिस्ट्री, तो ये नोबेल प्राइज़ से न्यूज़ होने जा रही है, केमिस्ट्री में दिया गया है। लेक बस्ट इन सिक्किम, ये सिक्किम से एक न्यूज़ है। रेट्रीब्यूशन फॉर द साउथ, एकोलेड फॉर द नॉर्थ, ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन से होने जा रहा है। और UAPA केस अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक पोर्टल, ये हमारा एक UAPA का केस दर्ज किया गया है न्यूज़ क्लिक के पोर्टल पर, उससे होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी जाकर लाइक करें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो सबसे पहले कवर पेज पर तो आप जानते होंगे कि भारत के अंदर इस बार 2023 में ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है और वो आज से ही शुरू होने जा रहा है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के शहर में। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रॉफी है, जो भी फाइनल में जीतेगा उसे ट्रॉफी रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगी। पहली खबर से शुरू करते हैं। तो पहली खबर हमारी सिक्किम से होने जा रही है। 7 डेड एज ग्लेशियल लेक बस्ट इन सिक्किम। तो पहले आप मैप में मेरे साथ देख लें कि सिक्किम कहां पर है। तो आप ये भारत का नक्शा देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं रेड कलर से हाईलाइटेड है सिक्किम। ये भारत का एक राज्य है और इसकी जो सीमा है वो चाइना के साथ टच करती है। यहां पर हम क्लोज मैप देख लेते हैं सिक्किम का। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्थ सिक्किम का पार्ट है। यहाँ पर गैंगटॉक है, गैंगटॉक हमारी सिक्किम की कैपिटल है, जिसे हम ईस्टर्न सिक्किम में जो है, आपको याद रखना है ये चीज़। साउथ में वेस्ट बंगाल है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स आप देख सकते हैं कि भूटान के साथ बॉर्डर टच है सिक्किम का, साथ ही साथ नेपाल के साथ बॉर्डर टच है और साथ ही साथ चाइना के साथ भी सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है। तो 3 कंट्रीज़ के साथ सिक्किम स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। न्यूज़ से क्या है तो हम देख लेते हैं। तो न्यूज़ में क्या आया है कि जो तीस्ता रिवर है वो सडनली ओवरफ्लो होने लगी और इसका कारण क्या था कि जो साउथ लोहनाक लेक है वो बस्ट कर गई है, जिसकी वजह से फ्लड एकदम से आ गया है सिक्किम के अंदर और इसमें करीबन 7 लोगों की जान चली गई है। आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पर तीस्ता रिवर का मेंशन है और हम अपने UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन से समझ लेते हैं तीस्ता रिवर के बारे में, क्योंकि UPSC 2017 में तीस्ता रिवर से क्वेश्चन पूछ चुका है डायरेक्टली। आप न्यूज़ समझ चुके हैं। अब हम आगे देख लेते हैं तीस्ता रिवर के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि UPSC ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर 1 में 2017 के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा था तीस्ता से रिलेटेड। तो आप क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट ये देता है द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो तीस्ता रिवर का सोर्स है वो सेम है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सोर्स है उससे, और बस इनमें डिफरेंस क्या है कि जो तीस्ता रिवर है वो सिक्किम में बहती है और ब्रह्मपुत्र नहीं बहती है। ये पहला आपका स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है रिवर रंजीत ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ये दूसरे में कह रहा है कि जो रिवर रंजीत है वो सिक्किम में ऑरिजिनेट होती है और ये तीस्ता रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। अब पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर या इज करेक्ट। यहाँ करेक्ट पूछा गया है आपसे कि कौन कौन सी इनमें से ऊपर से दी गई स्टेटमेंट्स में करेक्ट हैं। अब जब 2023 का UPSC का पेपर हुआ है तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे गए, जो जिनके जो चॉइसेस थी वो कुछ ऐसी रखी गई। तो मैं नई फॉर्मेट में ये चॉइसेस लेकर आया हूं जो नए तरीके से सवाल पूछ रहा है UPSC। तो यहां आपको स्टेटमेंट्स दी गई है ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, इसके लिए सबसे पहले तीस्ता रिवर के बारे में पता होना चाहिए, रिवर रंजीत के बारे में पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र के बारे में पता होना चाहिए और तीस्ता रिवर कहाँ गिरती है ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपको इसका आंसर गैस नहीं करना है, हम थोड़ा इसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं।
पढ़ लेते हैं तीस्ता रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, उसके बाद आकर आप यहाँ पर आंसर इसका ढूंढेंगे, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम तीस्ता रिवर के बारे में देखते हैं। तो तीस्ता रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पौनहुरी माउंटेन से, पौहुनरी माउंटेन कहते हैं इसे। और कहाँ स्थित है ये? तो इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। अगली स्टेटमेंट में कहता है कि रिवर तीस्ता फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड सब्सिक्वेंटली एंटर्स बांग्लादेश थ्रू रंगपुर डिवीजन। ठीक है, ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल में रिवर तीस्ता बहती है, उसके बाद बांग्लादेश में घुस जाती है। इसके बाद बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लो होने लगती है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फाइनली जाकर डेल्टा बनाती है कुछ अदर रिवर्स के साथ, जैसे गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र मिलती है और फिर डेल्टा बनाती है। ये तो हमारी रिवर तीस्ता से हो गया। अब ब्रह्मपुत्र रिवर देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर मास नॉर्थ ऑफ कैलाश रेंज, हिमालय। तो आपको एक चीज समझ लेनी है कि इन दोनों का सोर्स सेम नहीं है। तो हम पीछे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देख लेते हैं, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम है सोर्स। तो पहला हमें पता चल गया कि नहीं है सेम सोर्स, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यहां पर आगे हम चलते हैं, तो हम देख लेते हैं, अब आगे देखते हैं। तीस्ता रिवर हैज सेवरल ट्राइब्यूटरीज, अब ये रंजीत की बात कर रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे। तो रंजीत रिवर, कनक रिवर, रिंग योंग चू और रेंग घाप चू, ये दो रिवर्स। और ये आप देख सकते हैं यहाँ रंजीत रिवर के बारे में पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में भी, तो ये आपको पता चल गया है यहाँ पे कि ये तीस्ता रिवर की ट्राइब्यूटरी है और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। थोड़ी आप लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज भी यहाँ देख सकते हैं, लाचुंगछू, चाकुंगछू, दीक्षू, रानीकोला, रंगपोछू, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आपको एक चीज और यहाँ पर थोड़ा नोट कर लें कि जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सेमी परमानेंट और कम स्नोफील्ड से आती हैं, तो इसकी वजह से ये अनइवन है और छोटी भी रहती हैं बहुत बार, और ये बेटर होती हैं, बड़ी होती हैं साइज में, और फ्लो भी इनका अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो हमें यहाँ से दूसरी चीज पता चल गई कि रंजीत रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है हमारी तीस्ता रिवर की। तो यहाँ देखते हैं, रिवर रंजीत ऑरिजिनेट इन सिक्किम एंड इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। तो हमारा ये स्टेटमेंट हमें पता चल गया कि ये हमारा सही स्टेटमेंट है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये क्या कह रहा है कि जो रिवर तीस्ता है वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच से जाती है, बॉर्डर बनाकर जाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें जाकर तीस्ता हमारी मिल जाती है, फॉल्स इनटू द ब्रह्मपुत्र रिवर विच आफ्टर मीटिंग सम अदर रिवर्स, जो बंगाल का डेल्टा बनाता है। तो क्या कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बन जाती है, उसकी ट्राइब्यूटरी बन जाती है तीस्ता रिवर आगे जाके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीस्ता रिवर डायरेक्टली जाकर बे ऑफ बंगाल के अंदर नहीं गिरती है। आप इस सेंस में इसे सोच सकते हैं कि जो तीस्ता रिवर है, तो ये पूछ रहे हैं कि तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो नहीं, क्या होता है कि हमें पता चल गया कि क्या होता है कि जाकर तीस्ता रिवर जब बांग्लादेश पहुंचती है तो वहां जाकर ये जैसे ब्रह्मपुत्र बह रही है, इसमें जाकर तीस्ता रिवर मिल जाती है। तो ये आगे चल के ब्रह्मपुत्री रहेगी ये जो रिवर है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें गलत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो स्टेटमेंट्स गलत हैं और एक स्टेटमेंट हमारा सही आया यहाँ पर। तो हम ओनली वन स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। ट्रायो विंस नोबेल केमिस्ट्री फॉर क्वांटम डॉट्स। ये नोबेल प्राइजेस 2023 दिए गए हैं केमिस्ट्री के अंदर, और ये केमिस्ट्री में इस साल नोबेल प्राइज मिला है एलेक्सी एकिमोव, लुइस ब्रूस और मोंगी बावेंडी को। और किस लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स की टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें मिला है। तो आपको मैं बता देता हूं सिंपली, अगर आपको समझना है क्वांटम डॉट्स क्या होता है, तो आपको याद होगा कि जब अब एलईडी स्क्रीन चल रही हैं, एलईडी लाइट्स चल रही हैं, इससे पहले एलसीडी डिस्प्ले आया करता था जिसे हम कहते थे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बाद अब क्या डिस्प्लेज आते हैं? एलईडी डिस्प्लेस। इसे हम फुल फॉर्म कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स। अब आपको मैं समझा देता हूं लाइट एमिटिंग डायोड्स के बारे में क्या होते हैं। तो आप यहां सबसे पहले देख लें कि मान लीजिए कि ये क्रिस्टल्स आप जो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये क्वांटम डॉट क्रिस्टल्स हैं, ये क्वांटम डॉट क्रिस्टल्स हैं, और यहां से ये हमारा एक पैनल लगा हुआ है जहां से ब्लू लाइट छोड़ी जाएगी। इस पैनल से ब्लू लाइट छोड़ी जाएगी। ये ब्लू लाइट जैसे इस रेड वाले क्रिस्टल के ऊपर जाती है, ये यहां पर इसका डायमीटर दे रखा है 7.3 नैनोमीटर का इसका डायमीटर है। ये जो मान लेते हैं कि ये ब्लू लाइट आकर इस पे टकराएगी, और जब ये इस पे टकराएगी तो ये जो रिफ्लेक्शन, ये जो अपनी लाइट छोड़ेगा तो वो रेड कलर की छोड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ये येलो हो जाएगी, और यहाँ ग्रीन, और ये ब्लू वाले पे तो ब्लू। तो ऐसे हमारा जो
एलईडी का सिस्टम है वो काम करता है। और किससे काम करता है? तो क्वांटम डॉट्स से ये काम करता है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैं जूम इन करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो आप ये देख लें कि इनका जो साइज भी दिया हुआ है 3.1 नैनोमीटर, 5.0 नैनोमीटर, 7.3 नैनोमीटर, ऐसे आप अलग अलग नैनोमीटर्स में अलग अलग चीज़ें फिट करके जो स्क्रीन्स बनाई जाती हैं फ़ोनों की, जो टीवी बनाई जाती हैं, उसके अंदर एलईडी हमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से ये हमारा एक पैनल है, इसे हम कहते हैं माइक्रो लेड पिक्सल, ये पैनल है हमारा। ये क्या करते हैं? ये ब्लू लाइट वेव छोड़ते हैं, और जिससे क्या होता है, जो हमारे क्वांटम डॉट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्वांटम डॉट्स हैं हमारे, इन्हें ये चार्ज कर देता है। और क्वांटम डॉट्स जब चार्ज हो जाते हैं तो वो उस डिजायर्ड कलर की लाइट, जैसे ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, जो भी डिजायर्ड लाइट है उसे एमिट करते हैं। अब हम देख लेते हैं साइज के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं तो कितना छोटा है ये एक क्वांटम डॉट आप देख सकते हैं, और ये एक ह्यूमन का डीएनए है। तो डीएनए आप जानते हैं कितना छोटा है ह्यूमन का। ह्यूमन के डीएनए के साथ कंपेयर कराया गया है क्वांटम डॉट को, और 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है क्वांटम डॉट की साइज को। तो आप देख सकते हैं कि ये करीबन ह्यूमन डीएनए के से भी थोड़ा छोटा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि इसका साइज जो है वो 5 गुना बढ़ाया गया है। इसे 5 और कम छोटा करके देखें तो ह्यूमन डीएनए के बराबर ये 5 गुना जब हो जाता है तब आ जाता है। तो मान सकते हैं कि ये ह्यूमन डीएनए से भी छोटा होता है साइज के अंदर, जो क्वांटम डॉट हमारा होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो आप यहाँ एप्लीकेशन जरूर देख लें, क्वांटम डॉट की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है कि जैसे कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वांटम डॉट की बात हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो गया आप 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है उससे। क्यों? क्योंकि क्वांटम डॉट्स का डायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए रिजल्ट ऑफ क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। तो कहाँ कहाँ हम इसे अप्लाई कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन में, क्वांटम इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, मशीन विजन में, एआर में, ऑगमेंटेड रियलिटी, कैमरा के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, एलईडी लाइट्स आप जानते ही हैं, सोलर कंसंट्रेटर्स के अंदर, फोटोवोल्टिक सेल के अंदर, ड्रग भेजने के लिए भी आपको याद रखना है, ठीक है, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग, केमिस्ट्री को ट्यून करने के लिए, बायो इमेजिंग एंड मेडिसिन। तो इसकी वाइड एप्लीकेशन है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी ये वाइड एप्लीकेशन है, और आप समझ सकते हैं कि कितनी जगह ये यूज होने जा रहा है जो हमारा क्वांटम डॉट का। और इसी को चलते यहाँ आप देख सकते हैं कि इन तीनों को नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया है 2023 का। आगे हम चलते हैं, रेट्रीब्यूशन फॉर द साउथ, एक्कोलेड फॉर द नॉर्थ। तो सबसे पहले आप हमारे साथ इस मैप पर आ जाइए। मैप में ये भारत का मैप है, और यहाँ पॉपुलेशन लिखी है, यहाँ पर 0 से 10 मिलियन, 10 से 50 मिलियन ऐसे ही, और ये कलर से डिफाइंड है। आप यहाँ कलर से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का, जैसे मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में देखें आप एकदम डार्क ब्राउन कलर है, तो 150 से 200 मिलियन, करीबन 20 करोड़ यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ऐसे ही महाराष्ट्र कम थोड़ा सा, बिहार, वेस्ट बंगाल। और अगर आप साउथ की स्टेट्स देखेंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन केरला में आपको कम मिलेगी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब। तो ये 2 फैक्टर्स की बात करेंगे इस एडिटोरियल के अंदर। हम शुरू करते हैं, ये बात करते हैं फेडरल डेमोक्रेसी है जैसे भारत के अंदर, जिसमें यूनियन है और स्टेट्स हैं। तो ये बात करते हैं कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या मौजूद है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीलिमिटेशन कमीशन बैठाई गई है आर्टिकल 81 के अंदर से, वो कहती है कि जो भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो कंट्री के अंदर इक्वल होनी चाहिए साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से। मान लेते हैं कि किसी एक राज्य में 1000 लोग हैं, और मान लेते हैं कि किसी एक राज्य में 500 ही लोग हैं, तो ये 2 राज्य हो गए हमारे, एक में 1000 लोग हैं और एक में 500 लोग हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 50 एमपी की सीट होती हैं लोकसभा के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट होती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 25। ये हमारी पॉपुलेशन है, ये सीट्स हैं। तो इनका कहना है, जो आर्टिकल 81 है संविधान का, वो कहता है कि लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इक्वल होनी चाहिए बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब इसी को लेकर क्या किया गया था, समस्या मैं आपको शुरू से बता देता हूं कि क्या है कि भारत में पॉपुलेशन आप जानते हैं बहुत हाई चल रही है, लेकिन पूरे भारत के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ साउथ के राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन गिरी भी है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया की जैसे राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो अगर हम आंकड़ों में देखें तो 1971 से 2011 के बीच में यहाँ की जो जनसंख्या है वो 44% से हो गई है 48.2%। ये तो नॉर्थ की बात हो गई। अगर हम साउथ की स्टेट्स की बात करेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, तो यहाँ की अगर हम जनसंख्या देखेंगे
तो 1971 से 2011 के बीच में तो ये जनसंख्या गिर गई है। पहले थी 24.9%, अब हो गई है 21.1%। तो ये बात करते हैं कि जैसे सरकार के द्वारा इनिशिएटिव चलाया जाता है कि हमें पॉपुलेशन कम करनी है और पॉपुलेशन कम रहेगी हमारी, तभी हम बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा दे पाएंगे लोगों को, और जिससे क्या होगा, जिससे भारत का जो इकोसिस्टम है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा ज्यादा पॉपुलेशन हो जाने की वजह से। इस वजह से 1971 के लेवल पे जो सीट्स थी उन्हें फ्रीज कर दिया गया था। आपको याद रखना है 1971 के लेवल पे फ्रीज कर दिया गया था सीटों को 2026 तक के लिए, और ये किया गया था अमेंडमेंट्स के द्वारा। जो अमेंडमेंट्स आया था, पहला अमेंडमेंट आपको देखने को मिला था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये 1976 का एक्ट है, और दूसरा अमेंडमेंट जो था वो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 का जो था। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि साउथ स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स हैं, इनकी एक मांग थी कि हम पॉपुलेशन डिक्लाइन करने में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और इसका हमें खामियाजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, और सीटें भी क्या होंगी, सीटें क्या होंगी, अगर हम संविधान की बात करें, जो आर्टिकल 81 जो डीलिमिटेशन कमीशन की बात करता है, तो सीटें भी नॉर्थ इंडिया में को ज्यादा मिलने लगेंगी। इससे क्या होगा कि जो सदर्न स्टेट हैं अच्छा काम करने के बावजूद इन्हें सजा मिलेगी एक तरह से, और ये गलत होगा। इस वजह से फ्रीज कर दिया गया था। अब क्या है कि 2026 में डीलिमिटेशन कमीशन दोबारा बिठाया जाएगा, और इसमें क्या निर्धारित होगा कि जो जनसंख्या वाइज कितनी सीटें किस स्टेट्स को अलॉट करनी है, क्योंकि आर्टिकल 81 के अंदर डायरेक्टली लिखा है कि जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इक्वल होनी चाहिए वो बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से, और यही राज्य के अंदर भी लागू होगा। तो ये बात कर रहे हैं कि इनकी वजह से क्या होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि जो सदर्न स्टेट है उसका पॉपुलेशन कम हो जाने की वजह से उसे रिवॉर्ड मिलने की जगह उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसकी सीटें और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम करके। दूसरी ये बात करते हैं फिस्कल की। फिस्कल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मनी से रिलेटेड हो उसे हम फिस्कल कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन फिस्कल ट्रांसफर। तो ये बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, जो कि आर्टिकल 280 के अंदर बिठाई जाती है प्रेसिडेंट द्वारा हर 5 साल में। और काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का बैठने का, तो ये निर्धारित करती है कि केंद्र का जो टैक्स द्वारा पैसा आया है वो कैसे राज्यों को आवंटित किया जाएगा। ये बात करते हैं एडिटोरियल में कि जब पहला फाइनेंस कमीशन बैठा था भारत के अंदर, तो उस फाइनेंस कमीशन ने पॉपुलेशन का जो साइज है उसे कंसीडर किया था, लेकिन उसके बाद से जो फाइनेंस कमीशन बैठी है वहां पे जो पॉपुलेशन का वेट था, असाइंड था, उसे कम कर दिया गया इस फॉर्मूले के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या देखने को मिला, जो 13वीं फाइनेंस कमीशन बैठी है 2010 से 15 के बाद से, उसके बाद से हमें देखने को मिला कि पॉपुलेशन को दोबारा से कंसीडर किया जा रहा है फंड अलॉट करने में किसी भी राज्य को। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन सब की पॉपुलेशन बहुत हाई होती जा रही है, और केरला, कर्नाटक, इन सब की पॉपुलेशन थोड़ी कम हो रही है, डिक्लाइन स्टेट में है, तो इनके लिए जो सदर्न स्टेट्स हैं इनके लिए घाटा है। पहला तो अगर हम पॉपुलेशन साइज को कंसीडर करेंगे फाइनेंस अलॉट करने में या सीटें बांटने में डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम किया भारत की समृद्धि के लिए, अपने यहाँ रोजगार दे पाने के लिए सक्षम बने। और कैसे सक्षम बन पाए? क्योंकि कम लोगों, अपनी पॉपुलेशन को इन्होंने शिक्षित किया, जिससे कम पॉपुलेशन हुई वहां पर, और कम पॉपुलेशन होने के बाद क्या हुआ कि शिक्षा का अवसर जो है वो बढ़ाया जा सका सरकार द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर पॉपुलेशन बढ़ती रही है, और अगर ज्यादा पॉपुलेशन है, ऑब्वियस है कि अगर सामान आपके पास कम है और ज्यादा लोग उसे मांगने वाले हैं, तो सबको वो सामान बराबर नहीं मिल पाएगा। और सदर्न स्टेट में क्या है कि कम सामान है अगर मान लीजिए, और लोग भी कम है, तो सामान बराबर बांटा जा सकता है। तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आगे की डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी और फाइनेंस कमीशन बैठाई जाएगी तो वो पॉपुलेशन के साइज को लेकर ही जाकर सीटें अलॉट कर दें। उन्हें कुछ और कंसिडरेशंस रखने होंगे, क्योंकि देखने को मिलेगा कि अगर जो मैंने आपको फिगर बताया था 1971 से 2011 के बीच में, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 44 से 48.2% हो गई है पॉपुलेशन, और अगर सदर्न स्टेट्स की बात करें तो 24.9% से 21.1% गिर गई है। तो इससे देखने को क्या मिलेगा कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, साइज के हिसाब से अगर सीटें आवंटित की जाती है तो 23 सीटें साउथ स्टेट्स की खत्म हो जाएंगी और नॉर्थ स्टेट्स को 37 नई सीटें मिल जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सदर्न स्टेट्स के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कितनी कमी आ जाएगी। आप यहाँ मैप से देख सकते हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश, आप यहाँ देखें कि ये लद्दाख एरिया जो भारत का है, हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 से 10 मिलियन, करीबन 1 करोड़ वाली पॉपुलेशन के अंदर आते हैं।
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। अब हम यहाँ की बात करें जो डार्क में, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये मैप है। मैं इसे जूम इन कर देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें एक बार। आगे हम चलते हैं। द रोलर कोस्टर 2023 के मॉनसून से होने जा रहा है ये डाटा सेट। पहला चार्ट से हम समझते हैं। तो द चार्ट शोज द क्यूमुलेटिव डिपार्चर परसेंट इन रेनफॉल फ्रॉम लॉन्ग पीरियड एवरेज इन इंडिया इन द 2023 साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जून टू सितंबर। तो ये लॉन्ग टर्म एवरेज एक होता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब आप पहले समझ लीजिए। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब कि बहुत सारे सालों को हमने जोड़ दिया, 100-200 सालों की बात है, और एक एवरेज निकाल दिया कि कितनी बरसात अराउंड एवरेज होती है भारत के अंदर जून से सितंबर में। अब यहाँ पे ये जो चार्ट आपको दिखा रहा है, ये चार्ट में आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, ये परसेंटेज में चेंज है। तो जून 1 की बात करें तो जून 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ बढ़ गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना घटा है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जुलाई के 31 तारीख तक थोड़ा बढ़ा है, फिर आके दोबारा घट गया है। तो क्यूमुलेटिव परसेंट डिपार्चर जब हम देखेंगे 30 सितंबर को, तो ये आएगा -5.6%। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है मॉनसून का, वो गिर रहा है भारत के अंदर। और रीजन मैं आपको बता चुका हूं, रोज हम न्यूज़पेपर में कवर करते हैं कि भारत के अंदर अनइवन मॉनसून वगैरह जो हुआ है, एल नीनो की जो सिचुएशन बनी है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है, जिसमें हमें जो मॉनसून का पैटर्न है भारत के अंदर उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। चार्ट 2 में आप मेरे साथ आ जाइए। तो यहाँ हम बात करते हैं रीजन वाइज, बात की है मंथली परसेंट डिपार्चर ऑफ रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज। भाई लॉन्ग पीरियड एवरेज से कितना, अब ये रीजन की बात की है, ये ऑल इंडिया ब्लू से है। नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, हमारा मैप का नॉर्थ वेस्ट भाग, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जून जुलाई ये महीने हैं, कौन कौन से महीने हैं, हम जून टू सितंबर पूरा देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया में देख सकते हैं आप -6, ठीक है, -6 ये परसेंट डिपार्चर है, चेंज है -6% का लॉन्ग पीरियड एवरेज से। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ ज़्यादा वर्षा हुई है, आप देख सकते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज से। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कम हो गया है, वहाँ बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया एकदम आप देख सकते हैं 0 पे खड़ा हुआ है। और साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ भी कम हो गया है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज है लॉन्ग पीरियड एवरेज से मॉनसून का भारत के अंदर, वो माइनस मतलब चेंज हो रहा है और कम हो रही है जो बरसात है। अब मैप 3 में आप देख सकते हैं मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन वाइज परसेंट डिपार्चर ऑफ रेनफॉल फ्रॉम लॉन्ग पीरियड एंड, ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज की ये भी बात करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सिस रेनफॉल कहाँ कहाँ हुई है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान में एक्सिस रेनफॉल, जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ एक्सिस रेनफॉल हो गई है। और कम रेनफॉल कहाँ हुई है, जहाँ बारिश होती थी वहाँ कम हुई है। अब यूपी की बात करें तो -29, बिहार की बात करें तो -23, ये परसेंटेज में है, आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो -22, इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की ये साउथ इंटीरियर कर्नाटक की तो -23, केरला की बात करें तो -34। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग पीरियड एवरेज से जो एक्सिस है वो केवल एक ही जगह पे और बहुत ज़्यादा एक्सिस है +42 का, बाकी जगह कितनी गिरावट है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज, एल नीनो और हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मानसून के टाइम पर आ जाना, ये कितना फर्क डाल रहा है। ये 4 चार्ट है, आप ये कवर करें। एल नीनो और ला नीना से रिलेटेड चार्ट है ये 1951, 82, 23। ये रेड कलर से एल नीनो है और ये ब्लू कलर से ला नीना है। आप इस चार्ट को कवर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे हम चलते हैं। यूएपीए केस अगेंस्ट पोर्टल फॉर प्लॉट टू डिसरप्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया सेज पुलिस। न्यूज़ क्या है तो मैं आपको बता दूं। तो एक वेब पोर्टल है, और ये जो वेब पोर्टल है ये न्यूज़ से रिलेटेड वेब पोर्टल है। इस वेब पोर्टल का नाम है न्यूज़ क्लिक। इसके जो संस्थापक हैं और इसके एडिटर इन चीफ हैं, साथ ही साथ जो इसके और भी जुड़े हुए इससे लोग हैं, उनके यहाँ दिल्ली पुलिस ने बहुत जगह छापेमारी की और बहुत लोगों को अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनके टेरर लिंक्स हो सकते हैं, कहाँ से, तो चाइना से इनके टेरर लिंक्स हो सकते हैं, और इस चीज़ पर जांच चल रही है। ईडी भी इस चीज़ की जांच कर रही है, और ईडी कह रही है कि जो कंपनी है न्यूज़ क्लिक, इसे 77 करोड़ रुपए बाहरी देशों से मिला है 2018 से 2021 तक। अब आप यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन में नहीं जा सकते हैं कि ये क्या मुद्दा है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो न्यूज़ क्लिक एजेंसी है ये चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाती है और पैसा लेती है चाइना से। जो न्यूज़ क्लिक के मालिक वगैरह हैं, साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका कहना है क्योंकि 2024 का इलेक्शन करीब आने वाला है
और जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो चाहती है कि राइट टू फ्री स्पीच पे थोड़ा रोक लगाई जाए भारत के अंदर, क्योंकि ये पत्रकार जो थे वो देखे जाते थे कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, एंटी गवर्नमेंट पत्रकार हैं जो ये अपने शोज करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी ये हो सकता है, अपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस चीज़ को लेकर हो सकता है कि इन्हें टारगेट किया जा रहा है न्यूज़ क्लिक वालों को। ये न्यूज़ से था, आगे जो इसकी कार्रवाई होगी तो वो हम न्यूज़पेपर में कवर करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।